हेलो दोस्तों, स्टडी विद दानिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे कि व्यंजनों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया था और पिछली क्लास में कुछ व्यंजन छूट गए थे हमारा, तो आज वो हम देख लेते हैं और आगे की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। तो व्यंजन में हमारा जो छूट गया था हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे थे। तो इसमें हमारा छूट गया था एक लास्ट टाइप उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो जब हम व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर देखेंगे तो इसमें हमें 4-5 तरीके से मिलेंगे। सबसे पहला मिलेगा कंठ, यानी कि कंठ से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं। तो कंठ में आ जाएगा हमारा का वर्ग, तो कंठ से हमारा क्या आ जाएगा, का वर्ग आ जाएगा। फिर इसके बाद आएगा हमारा तालु, या इसको हम तालव्य भी कहते हैं, या तो तालु कह लो या इसको हम तालब कह लें। तो ये आ जाएगा, का वर्ग के बाद आ जाएगा तालव्य में हमारा चा वर्ग आ जाएगा। तो कंठ हो गया, तालु या तालव्य हो गया। फिर आएगा हमारा मूर्धन्य, या इसको मूर्धा भी कहते हैं। तो ये किस में आ जाएगा, हमारा का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया। तो ये हमारा मूर्धन्य में आएगा टा वर्ग, मूर्धन्य में आ जाएगा हमारा टा वर्ग। फिर इसके बाद आएगा हमारा दंत, दंत के बाद दंत में आ जाएगा हमारा, तो कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत में आ जाएगा ता वर्ग। ये हो गया हमारा टा वर्ग और दंत में हो गया हमारा ता वर्ग, तावर। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा ओष्ठ, कि कौन से अक्षर ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो ओष्ठ में आ जाएगा हमारा, ओष्ठ में आ जाएगा हमारा पा वर्ग। तो यहाँ पर हमने क्या जाना कि कंठ से का वर्ग, तालु से हमारा चा वर्ग, मूर्धा या मूर्धन्य से हमारा टा वर्ग, दंत से हमारा ता वर्ग और ओष्ठ से हमारा पा वर्ग। एक अक्षर और हमारा बचता है, उसको कहते हैं दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। तो वो हमारा कौन सा बचता है, वा, ये। तो ये हमारे हो गए व्यंजनों का वर्गीकरण। किस आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कहाँ कहाँ से कौन कौन सा अक्षर या व्यंजन बोला जाता है। तो कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और दंतोष्ठ। तो ये हो गए हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर। अब इसमें से कुछ अलग से हमसे पूछ लिए जाते हैं कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं। पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं। तो हमें ध्यान रखना है संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हैं, 4 हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है कि जो अक्षर 2 वर्णों के मेल से बने उनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। तो ये हमारे जो 4 हैं ये हमारे हैं संयुक्त व्यंजन। अब ये हमारे जो अक्षर हैं ये 2 वर्णों के मेल से बने। तो छा किससे बना है, तो छा जो बना है वो बना है का प्लस सा से। तो छा बना है का प्लस सा से, यानी कि का प्लस सा से बना है। फिर त्रा हमारा बना है ता प्लस रा से, और ज्ञा हमारा बना है जा प्लस इया से, और जो हमारा स्रा बना है वो बना है सा प्लस रा से। हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि छा में हमारी कौन सी सा आ रही है, तो ये वाली षटकोण वाली सा आ रही है। और स्रा में हमारी कौन सी सा आ रही है, सलगम वाली सा आ रही है। तो इन अक्षरों में वो उत्तर में एर फेर कर देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हैं। तो संयुक्त व्यंजन जो है हमारे वो 4 हैं। कौन कौन से हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा हैं। किन अक्षरों से मिलकर ये बने, तो का प्लस सा, ता प्लस रा, ज्ञा जो बना है जा प्लस इया बना है, और स्रा बना है सा प्लस रा से बना है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, ये सलगम वाली सा है और ये षटकोण वाली सा है। तो इन अक्षरों को हमें ध्यान रखना है। तो अब जाकर के व्यंजन हमारे वर्णमाला जो हमारी है वो पूरी तरीके से पूरी हो गई है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द रचना या शब्द भेद। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए अपनी, शब्द भेद। अब देखो शब्द भेद में क्या होगा, शब्द यहीं से हमारी मेन व्याकरण चालू होती है। तो शब्द भेद डालो, सबसे पहली हेडिंग हमारी है शब्द भेद। सबसे पहली हेडिंग है हमारी शब्द भेद कह लो,
या इसको हम कह लें शब्द रचना, शब्द रचना। अब देखो शब्द कहते किसको हैं, यानी कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो, यानी कि जिसका कुछ सार्थक अर्थ हो, उसको हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। तो शब्द क्या कहेंगे, वर्णों का ऐसा समूह, वर्णों का ऐसा समूह, वर्णों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ हो, जिसका सार्थक अर्थ हो, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ हो, जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकले, उसको हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। तो कभी भी आ जाए शब्द क्या कहेंगे, तो वर्णों का समूह जिसका कुछ अर्थ निकले उसको हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अब शब्द हमारे होते कितने प्रकार के हैं, तो जो शब्द हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सार्थक, एक होते हैं सार्थक शब्द और दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द। अब देखो सार्थक, एक तो हो गया सार्थक और दूसरा हो गया हमारा निरर्थक। अब देखो क्या कहें, सार्थक किसको कहते हैं और निरर्थक किसको कहते हैं। तो सार्थक में क्या होता है, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, यानी कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, जिनका कुछ अर्थ होता है, उनको हम क्या कहते हैं, सार्थक कहते हैं। और निरर्थक किनको कहते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ नहीं होता, उनको हम क्या कहेंगे, निरर्थक कहेंगे। तो जैसे सार्थक में क्या आ जाएगा हमारा, जैसे हाथ है, कमल है, पैर है, तो ये हमारे सार्थक शब्द हैं। निरर्थक में कैसे शब्द बनेंगे, जैसे हम कह दें चटाचट, फटाफट, फटाफट। अब कभी कभी क्या कहते हैं, निरर्थक शब्दों को हम एक सार्थक शब्द में जोड़ देते हैं, तो उसमें एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। जैसे हम अगर बोल दें पानी वानी, पानी वानी, यानी कि इसमें पानी तो हमारा क्या है, सार्थक शब्द है, लेकिन वानी हमारा क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। जैसे हम बोल दें रोटी वोटी, तो रोटी तो हमारा सार्थक शब्द है, लेकिन वोटी कैसा है, वोटी जो है हमारा वो निरर्थक शब्द है। तो ये हो गए हमारे शब्द भेद। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक किसको कहते हैं, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उनको हम सार्थक कहते हैं, जैसे हाथ, कमल, जितने भी शब्द हैं वो सार्थक शब्द। लेकिन निरर्थक किसको कहते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता उनको हम निरर्थक कहते हैं। जैसे चटाचट, फटाफट, खटाखट, सटासट, पानी वानी, इसमें क्या है, एक सार्थक है दूसरा निरर्थक है। ये हमारे समास में आते हैं, तब आगे मिलेंगे। तो ये हो गए हमारे शब्द भेद कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द दो भेद हैं ये, तो सार्थक और निरर्थक। अब प्रश्न आता है कि रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, किस आधार पर, रचना के आधार पर शब्द। अगली पूछ देता है प्रश्न कि रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, यानी कि रचना के आधार पर अगर प्रश्न आ जाए कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक इसमें क्या आता है, रूढ़। नंबर दो इसमें क्या आता है, यौगिक। और नंबर तीन जो आता है हमारा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यानी कि अगर पूछ दे कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम समझ लेते हैं कि रूढ़ शब्द किसको कहते हैं। देखो ये शब्द वो शब्द होते हैं जो शब्दों के योग से नहीं बनते, यानी कि ये शब्द शब्दों के योग से नहीं बनते, शब्दों के योग से नहीं बनते, शब्दों के योग से नहीं बनते। इसका क्या मतलब, अब जैसे हम समझ लें कि ये शब्द जो है शब्दों के योग से नहीं बनते। अब जैसे देखना, हम यहाँ पर लिख दें हाथ, कान, कुर्सी,
अब देखो ये शब्द कोई शब्दों के शब्द यानी कि योग से नहीं बने, इन शब्दों को हम तोड़ भी नहीं सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। हाथ को हम अलग अलग तोड़ दें तो हम इनको, इन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते। इन शब्दों का यही अर्थ रहेगा, हाथ है, कान है, कुर्सी है, नाक है, तो ये सब हमारे कैसे शब्द हैं, ये शब्दों के योग से नहीं बने, उनको हम क्या कहेंगे, यानी कि रूढ़ शब्द कहेंगे। यौगिक शब्द किसको कहते हैं, तो यौगिक शब्द दो या यानी कि दो शब्दों के योग से, या इसको लिख लो शब्दों के योग से, शब्दों के योग से बनते हैं। शब्दों के योग से बने शब्द कैसे कहलाते हैं, यानी कि यौगिक शब्द उनको कहेंगे कि शब्दों के योग से बनेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं विद्यालय। अब देखो इसमें दो शब्द हैं, कौन कौन से हैं, एक तो हमारा विद्या है और दूसरा प्लस क्या है, आलय, यानी कि विद्या धन आलय। तो ये जो यौगिक शब्द होगा वो क्या होगा, ये शब्दों के योग से बनेगा, उसको हम यौगिक कहेंगे। जैसे विद्यालय है, पाठशाला है, तो ये हमारा यौगिक शब्द हो जाएंगे। अब क्या है, योग ऋण। देखो योग ऋण में क्या होगा, ये शब्द भी शब्दों के योग से बनेंगे, लेकिन क्या करेंगे, एक विशेष अर्थ देंगे। जैसे ये शब्दों के योग से बनते हैं, ये शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन एक विशेष अर्थ देते हैं या अन्य अर्थ देते हैं, एक विशेष अर्थ देते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे योग ऋण शब्द उनको कहते हैं कि ये शब्दों के योग से तो बनेंगे, लेकिन क्या करेंगे, एक विशेष अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, उदाहरण से समझते हैं, चारपाई। चारपाई का यहाँ पर मतलब क्या है, चारपाई का मतलब है यहाँ पर खाट। चारपाई का यहाँ पर मतलब है खाट, एक विशेष अर्थ है। कैसे, इसका मतलब जो हम करेंगे तो चार हैं पाए जिसके, यानी कि चार हैं पैर जिसके। अब चार पैर वाले जानवर भी हो सकते हैं, कुर्सी भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है, चार पैर वाली, ये तो सबके चार पैर हैं। लेकिन यहाँ पर चारपाई का एक विशेष अर्थ क्या है, यहाँ पर चारपाई का एक विशेष अर्थ क्या है, खाट। जैसे दूसरा उदाहरण हम ले लें, पंकज। पंकज, अब पंकज का मतलब क्या होता है, पंकज का एक विशेष अर्थ क्या निकला, पंक। पंकज का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, पंक प्लस जा। और इसका विशेष अर्थ हम किस में लिखते हैं, पंकज का विशेष अर्थ किस में आता है, कमल में आता है। यानी कि पंकज का जो विशेष अर्थ हम लेते हैं क्या आता है, कमल। लेकिन अगर इसको हम तोड़ें तो क्या बनेगा, पंक प्लस जा। पंक का मतलब होता है कीचड़ और जा माने जन्म लेने वाला, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला। जो कीचड़ में जन्म लेता है उसको हम क्या कहते हैं, पंकज कहते हैं। लेकिन कीचड़ में तो जोंक भी जन्म लेती है, तमाम कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं कीचड़ में, लेकिन विशेष अर्थ इसका क्या निकलता है, हमारा कमल। जैसे एक अर्थ और हम ले लेते हैं शब्द जलद। जलद किसका एक विशेष अर्थ लेते हैं, जलद का जो विशेष अर्थ हम लेते हैं वो किसका लेते हैं, बादल से लेते हैं। यानी कि जलद का हम जो विशेष अर्थ लेते हैं वो किस रूप में लेते हैं, बादल के रूप में लेते हैं। लेकिन अब जलद का मतलब क्या, तो जल और दा माने देने वाला, जल को देने वाला। जल को देने वाला कोई मनुष्य भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जल को देने वाला, लेकिन हम जलद का अर्थ क्या लेते हैं, बादल। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग ऋण। ऋण शब्द उनको कहते हैं कि जो शब्द शब्दों के योग से नहीं बनते। ऐसे समझ लो अपनी भाषा में उन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते। ज़्यादातर ये शब्द हैं दो वर्णों में मिलकर बनेंगे। ये हम शार्ट के समझ लो, शार्ट मेथड कि जो ऋण शब्द होंगे वो 2 वर्णों से ज़्यादा नहीं बनेंगे मिल करके। और अगर अच्छे से समझो तो ये शब्दों के योग से नहीं बनेंगे। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, कि जो शब्द शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे विद्यालय है, पाठशाला है, कार्यालय है, तमाम प्रकार के शब्द हैं। योग ऋण क्या, ये शब्दों के योग से तो बनेंगे लेकिन एक अन्य अर्थ देंगे या विशेष अर्थ देंगे, उसको हम क्या कहेंगे, योग ऋण। जैसे चारपाई है, जलद है, पंकज है, इनका विशेष अर्थ क्या है, कमल। लेकिन पंकज तो कोई भी हो सकता है, कीचड़ में तो कोई भी जन्म ले सकता है भाई, कीड़ा है, जोंक है, तमाम प्रकार के होते हैं। तो एक विशेष अर्थ इसका यहाँ पर क्या आया, वो कमल आया। आगे देखते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर। ये हो गए हमारे रचना के आधार पर शब्द भेद। अब हम देखते हैं आगे कि उत्पत्ति के आधार, पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हेडिंग डालिए आप लोग, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर।
तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है इसमें? तत्सम, ये सब हम आगे पढ़ेंगे चल करके, तत्सम। दूसरा क्या है? तद्भव, तद्भव। तीसरा क्या है? देशज, देशज। और चौथा क्या है हमारा? विदेशज कह लो या विदेशी कह लो, विदेशज, देशज और विदेशज। अब देखो, पूछ दे रचना के आधार पर तो हमने पढ़ा दिए 3 प्रकार के, पूछ दे उत्पत्ति के आधार पर तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब समझते हैं कि तत्सम शब्द किसको कहते हैं। अब देखो, तत्सम शब्द हम उनको कहते हैं जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों, यानी कि उनमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हमने हिंदी में उनको प्रयोग कर लिया, वो हमारे क्या हो जाएंगे? तत्सम शब्द। जैसे हम कह लें यहाँ पर हस्त, अग्नि, ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। यानी कि वे शब्द जिनको हमने संस्कृत से लिया लेकिन उनमें हमने कोई बदलाव नहीं किया, जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते ऐसे ही हम उनको हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? तत्सम शब्द हो जाएंगे। फिर दूसरी बात आती है हमारी, तद्भव शब्द किसको कहते हैं? सेम वही प्रोसेस। तद्भव में क्या हुआ? तद्भव में क्या हुआ? ये भी संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन इनमें कुछ परिवर्तन हो गया। इनको हमने जो हिंदी में अपनाया कुछ परिवर्तन के साथ अपनाया, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया हमने, जैसे संस्कृत में वैसे हिंदी में प्रयोग कर लिया। लेकिन तद्भव में क्या हुआ? इनके शब्दों में, इन शब्दों में परिवर्तन हो गया, ये शब्द कुछ बदल गए, कुछ परिवर्तन के साथ आए, तो इनको हमने क्या कहा? तद्भव। जैसे हाथ, आग, तो ये हमारे क्या हो गए? तद्भव हो गए। फिर इसके बाद आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द हम उनको कहते हैं जिनका हमें ये नहीं पता होता कि ये किस भाषा से लिए गए, उनको हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। तो देशज शब्द वो होते हैं जिनको हमें, यानी कि जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? जैसे भाषा में यूज करते हैं डिब्बा, लोटा, यानी कि परिभाषा क्या होगी देशज शब्द की? ये ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं होता कि ये किस भाषा से लिए गए हैं, तो ये हमारे देशज शब्द होते हैं। विदेशज शब्द क्या होते हैं? विदेशज शब्द वो होते हैं जो हमने दूसरी, यानी कि विदेशी भाषा से लिए, या तो वैसे के वैसे ले लिए या कुछ परिवर्तित रूप उनका आ गया, तो उनको हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे विदेशज शब्द में आ जाएगा कैंची, तोप, बटन। तो ये हो गए हमारे किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के हैं? तो उत्पत्ति के जो आधार पर शब्द भेद है हमारे वो 4 प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम उनको कहते हैं जो संस्कृत से हमने लिए वैसे कि वैसे हमने हिंदी में अपना लिए। तद्भव किसको कहते हैं? तद्भव हम उनको कहते हैं जो आए तो संस्कृत से हैं लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन हुआ तब आए। देशज किसको कहते हैं? शब्द तो हैं लेकिन हमें नहीं पता किस भाषा से ये लिए गए। विदेशज शब्द किसको कहते हैं? यानी कि या तो ये विदेशी भाषा से लिए गए या उनमें कुछ परिवर्तित रूप आया तो हमने अपना लिया, या सीधे सीधे विदेशी भाषा से ले लिए। तो ये हमारे आ गए उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर अगर शब्द भेद पूछ दे तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है? एकार्थी। नंबर 2 होता है अनेकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी। नंबर 3 क्या होता है? पर्यायवाची, पर्यायवाची। और नंबर 4 क्या होता है? विलोमार्थी या विपरीतार्थी, विपरीतार्थी। तो ये हमारे अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद 4 हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। यानी कि विपरीतार्थी हम समझते हैं विलोम शब्द, जस्ट उनका उल्टा। पर्यायवाची सेम वही, यानी कि उसी शब्द का दूसरा शब्द उसी का मतलब होना चाहिए।
अनेकार्थी मानी एक शब्द के कहीं जगह जगह पर हम कई अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं। एक अर्थी का मतलब क्या, नहीं एक शब्द का केवल एक ही अर्थ है, उसको हम अलग तरीके से हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब आगे आ जाएंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, तो ये हो जाएंगे। अब अगला आप डालिए विकार के आधार पर शब्द भेद। अगर पूछ दिया जाए कि विकार के आधार पर, या इसमें कह देते हैं, कभी कभी पूछ देते हैं वो लोग विकार कह लेते हैं या रूपांतर इसमें कह लेते हैं, रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। अब देखो विकार माने क्या होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन। अगर पूछ दिया जाए कि विकार के आधार पर या रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो रूपांतर या के आधार पर शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब कौन सा, नंबर एक होता है विकारी और नंबर दो होता है हमारा अविकारी। नंबर एक होता है विकारी और नंबर दो होता है अविकारी। विकारी का मतलब होता है, अब देखो विकार का मतलब क्या है, परिवर्तन, बदलना। अब शब्द कितने भेद हैं, यानी कि विकार के आधार पर या रूपांतर के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, दो। कौन कौन से, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसको कहते हैं, देखो जिन, यानी कि जिन शब्दों में लिंग कामा वचन तथा कारक, जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक के कारण, जिन शब्दों में लिंग वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी कि क्या है, विकारी शब्द उनको कहते हैं जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक के कारण उन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। अभी तब तक के लिए हम अविकारी मिटा देते हैं, पहले विकारी समझ लेते हैं। तो विकारी शब्द क्या है, तो लिंग वचन और कारक के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाएगा वो हमारे विकारी आएंगे। अब विकारी शब्द में आते कौन कौन से शब्द हैं, यानी कि तो विकारी शब्द में प्रयोग के आधार पर ये चार हैं। कौन कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, नंबर दो है सर्वनाम, फिर विशेष क्रिया और फिर विशेषण, ये चौथा हमारा। यानी कि विकारी हमारे कौन कौन से हैं, नंबर एक संज्ञा, नंबर दो सर्वनाम, नंबर तीन क्रिया और नंबर चार विशेषण। ये हमारे कैसे शब्द हैं, विकारी शब्द हैं। इनमें क्या होगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में क्या होगा कि ये लिंग वचन और कारक के अनुसार ये शब्दों में बदलाव हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो वो हमारे विकारी हैं। दूसरा हमने क्या बताया था, अविकारी, जस्ट इसके उल्टे हैं अविकारी शब्द। अविकारी क्या कहेंगे कि सेम यही परिभाषा आ जाएगी, लिंग वचन तथा कारक के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पर क्या होगा, ये हम डाल देते हैं परिवर्तन नहीं, यानी कि इसमें क्या होगा, इन शब्दों में परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई भी कारक हो, ये जैसे के तैसे ही रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो ये कौन से हैं, ये कितने हैं, तो अविकारी हमारे पास कितने हैं, ये भी हमारे पास चार हैं। नंबर एक क्या है, क्रिया विशेषण, नंबर पहला है क्रिया विशेषण। नंबर दो क्या है, संबंध बोधक, नंबर दो है हमारे पास संबंध बोधक। नंबर तीन है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और नंबर चार है हमारे पास विस्मयादि बोधक, नंबर चार है विस्मयादि बोधक। तो ये हो गए हमारे अविकारी शब्द, यानी कि विकारी का मतलब लिंग वचन तथा कारक के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाएगा उनको हम विकारी कहेंगे। विकारी शब्द कितने, चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी लिंग वचन और कारक के अनुसार इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, जब बदलाव नहीं तो कौन से हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये हो गए हमारे शब्द भेद। अब जाकर के हमारा पूरा का पूरा शब्द भेद यानी कि चैप्टर पूरा हुआ है। व्याकरण के बाद शब्द भेद हो गया। इसके बाद जो हमारा आएगा
उसको हम पढ़ेंगे। कौन सा आएगा? विकारी शब्द पढ़ेंगे। विकारी में कौन सा पहला है? संज्ञा। तो हेडिंग डाल लीजिए संज्ञा। संज्ञा में हम थोड़ा जानेंगे, उसके बाद हम अगले दिन क्लास कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो क्लास हमारी बड़ी हो जाएगी। तो संज्ञा हम हेडिंग डाल लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत संज्ञा के बारे में हम समझ लेते हैं, और उसके बाद हम जैसे विकारी शब्द में पहला हमारा क्या था? संज्ञा। पहला है हमारा संज्ञा। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि कभी कभी पूछ देता है कि संज्ञा से आपका क्या तात्पर्य है। तो देखो, संज्ञा जो है दो शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन से शब्द हैं? एक तो इसमें क्या निकला हमारा? सम, और दूसरा क्या निकला हमारा? ज्ञा। अब सम का अर्थ निकाल लें और ज्ञा का अर्थ निकाल लें। तो सम का अर्थ क्या है? इसको कह लेते हैं, सम का अर्थ है ठीक, या इसका एक और अर्थ है उचित। उचित। ज्ञा का अर्थ क्या मतलब है? ज्ञात करना या जानना। दूसरा अर्थ निकाल लो तो जानना। यानी कि संज्ञा कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना। अब अगर पूछ दिया जाए संज्ञा में उपसर्ग क्या है, तो संज्ञा में उपसर्ग हमारा क्या निकला? सम उपसर्ग निकला। तो सम का मतलब क्या है? ठीक, उचित, सही। ज्ञा का मतलब ज्ञात करना, जानना, पता करना। तो ये हमारा हो गया संज्ञा का मतलब या संज्ञा का अर्थ। अब प्रश्न आता है कि संज्ञा कहते किसको हैं? तो संज्ञा की परिभाषा हमारी होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या परिभाषा है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या कहते हैं? संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब भी हमने बता दिया कि संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और प्लस ज्ञा। सम माने होता है ठीक या उचित या सही, ज्ञा माने जानना, ज्ञात करना, पता करना। तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर ये हम मिटा देते हैं। अब प्रश्न देखो, इसमें ध्यान रखना है। वैसे तो अगर पूछ दे आपसे, कभी पूछ दे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो डायरेक्ट आप बता देना संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। 5 भेद हैं संज्ञा के। भेद कितने? 5 भेद हैं। अगर पूछ दे संज्ञा के कितने भेद हैं, तो डायरेक्टली आप बता देना संज्ञा के 5 भेद हैं। लेकिन अब प्रश्न समझना, अगर पूछ दे उत्पत्ति के आधार पर, तो अब एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना, अगर पूछ दे कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर आप बताओगे संज्ञा के 3 भेद हैं। तो अगर ऐसे पूछ दे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर पूछ दे उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो ये किस आधार पर हो गए हमारे संज्ञा के भेद? तो ये जो हो गए हमारे संज्ञा के भेद उत्पत्ति के आधार पर। अगर ऐसे पूछ दे संज्ञा के कितने भेद, 5 बता देना। अगर पूछ ले उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। दूसरा प्रश्न बदलेगा, प्रयोग के आधार पर, संज्ञा के भेद। तो अगर पूछ दे कि प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो प्रयोग के आधार पर हमारे संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से? 3 तो हमारे ये हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चौथा भेद हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वां हमारा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। 5वां क्या हो जाएगा हमारा? समूहवाचक संज्ञा। तो ये हो गए हमारे संज्ञा।
संज्ञा कहते किसको है वो भी हमने बता दिया, संज्ञा शब्द का मतलब क्या होता है वो भी हमने बता दिया, संज्ञा के भेद कितने हैं पूछ दे, डायरेक्टली पूछ दे 5 बता देना, उत्पत्ति के आधार पर 3 बता देना, प्रयोग के आधार पर क्या बताओगे, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ये आज हम क्लास यहीं पर अपनी समाप्त करते हैं। तो संज्ञा के बाद आप हेडिंग डाल लेना, अगली हेडिंग जो हमारी पड़ेगी वो पड़ेगी संज्ञा के भेद में पहला जो भेद पड़ेगा वो पड़ेगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर इसके बाद आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। जय हिंद दोस्तों।